Act 4, Scene 2. This is another scene in another part of the forest. ये जंगल के किसी दूसरे पार्ट का सीन है. Jacques tells one of the lords who has killed a deer to present it to the duke with due ceremony. तो जेकस किसी एक दरबारी को, एक लॉर्ड को जिसने अभी अभी एक हिरण मारा है, उसको कहता है कि इसको तुम ड्यूक को दे दो सेरेमनी के साथ, थोड़ा सा गाजे बाजे के साथ. He also elicits a song from a forester on the theme of cuckoldry. और वो एक गाना भी उससे सुनता है, उसको कहता है गाना गाने के लिए, और थीम होती है ककोल्ड्री की, उस गाने की थीम. ककोल्ड्री क्या होती है? ककोल्ड वो आदमी होता है जिसकी बीवी किसी दूसरे के साथ प्यार करती है, जिसकी बीवी का अफेयर दूसरे के साथ हो ना, तो उस आदमी को कहते हैं ककोल्ड. ककोल्ड्री फिर यही हो गया, बेवफाई की थीम. हिंदी में क्या कहेंगे फिर ककोल्ड को? है कोई वर्ड ऐसा? उसकी पत्नी को तो बेवफा कह देंगे, पति को क्या कहेंगे फिर? ये कहते हैं कि उसको ककोल्ड बना दिया, उसकी पत्नी ने उसको ककोल्ड बनाया. ककोल्ड बनाया मतलब उसको उल्लू बना दिया, या धोखा दिया है तो उसको भोला बना दिया, जो भी बना दिया. द सीन इज ब्रीफ एंड अपरेंटली इररिलेवेंट. तो ये ब्रीफ है सीन, छोटा सा सीन है और इसका कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं है, इररिलेवेंट है ये प्ले से. बस इसमें एक गाना है ये ककोल्ड्री की थीम पे, ये अपने आगे पढ़ लेंगे. हाउएवर द थीम ऑफ लव इज सेपरेटली डेवलप्ड हियर. द सॉन्ग हैज इट्स ओन रिलेवेंस. सॉन्ग का अपना महत्व अलग है. जैसे फिल्मों में गाने आते हैं ना एंटरटेनमेंट के लिए, वैसे इन प्लेज में ये सॉन्ग भी रखते थे बीच बीच में. स्टेज पे जब प्ले होता था तो बोर्डम को दूर करने के लिए कोई ना कोई सॉन्ग, कोई गाना आ जाता था. द प्रपोजल टू प्रेजेंट द ड्यूक विद द डियर्स हॉर्न्स प्रेजेंट्स द ओल्ड बैंटर अबाउट द ककोल्ड्री. तो जो ड्यूक को हिरण के हॉर्न देने थे, हिरण के सींग जो देने थे, उसके पीछे एक ककोल्ड्री की थीम छुपी हुई है. एंड हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑन क्वाइट ए फ्यू ओकेजन बिटवीन टचस्टोन एंड रोजलिंड. और इस तरह की थीम पर टचस्टोन और रोजलिंड के बीच में काफ़ी बातचीत भी पहले हुई है. अगले सीन पे आते हैं. एक्ट 4 सीन 3. रोजलिंड रिसीव्स द लव लेटर फ्रॉम फीबी थ्रू सिल्वियस. रोजालिंड को लव लेटर मिलता है फीबी का लिखा हुआ, और किसके थ्रू मिलता है? सिल्वियस से. ये कहानी याद है ना आपको, सिल्वियस और फीबी की. सिल्वियस फीबी से प्यार करता है, फीबी रोजालिंड से प्यार करती है, गैनीमेड से. और वो सिल्वियस को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शर्त ये कि उसको उसके प्रेम पत्र गैनीमेड को दे के आने पड़ेंगे. अब सिल्वियस लेके आया है बेचारा, उसके अपनी प्रेमिका का प्रेम पत्र किसी और के लिए लेके आया है. ऑरलैंडो इज वंस अगेन लेट. और ऑरलैंडो फिर लेट हो जाता है, वो हर बार लेट ही आता है ना. ही हैड सॉट रोजालिंड्स लीव फॉर 2 hours टू अटेंड टू द ड्यूक. उसने रोजालिंड से 2 घंटे की छूट मांगी है. क्यों? क्योंकि उसको ड्यूक से कोई मिलना था, काम होगा. ड्यूक कौन है? उसका पापा ही तो है, रोजालिंड का. शी रिब्यूक सिल्वियस फॉर लविंग ए वुमन हु एक्सप्लॉइट्स हिम इन सच ए मैनर. अब रोजालिंड सिल्वियस को रिब्यूक करती है, डांटती है कि वो एक ऐसी औरत को प्यार करता है जो उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, और इतने बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है. एक्सप्लॉइट करने का मतलब शोषण करना किसी का, किसी से ज़रूरत से ज़्यादा ही काम निकलवाना. एंड आस्क्स हिम टू गो बैक एंड टेल हर टू लव हिम इफ़ शी रियली लव्स रोजालिंड. और वो उसको, सिल्वियस को कहती है कि तुम अपनी प्रेमिका के पास जाओ और उसको ये कहो कि वो तुम्हें ही प्यार करे. अगर वो रोजालिंड से प्यार करता है, यानी गैनीमेड से अगर प्यार करती है, तो गैनीमेड को छोड़ करके तुम्हें प्यार करे वो. सिल्वियस इज बिवाइल्डर्ड टू नो द कंटेंट्स ऑफ लेटर विच ही अर्लियर. सिल्वियस को जब पता लगता है कि लेटर में क्या लिखा हुआ है, तो वो बिवाइल्डर्ड हो जाता है. बिवाइल्डर होने का मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाता है, अक्का बक्का रह जाता है. अर्लियर के बाद एक लाइन मिस है मेरे ख्याल से. हैड टेकन टू बी ए सीवियर स्कोल्डिंग फ्रॉम हर. उसको उससे डांट भी खाने को मिलती है रोजालिंड से. ओलिवर एंटर्स मेकिंग इंक्वायरीज अबाउट द प्लेस रोजालिंड एंड सिल्विया आर लिविंग इन. तभी वहाँ ओलिवर आ जाता है. ओलिवर पता ही आपको कौन है? कौन है? हैं?
ऑरलैंडो का भाई जो उसका दुश्मन था, है ना, जिसने ऑरलैंडो की केयर नहीं की कभी और उसको कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया, वो आ जाता है अचानक से। और वो वहाँ इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है कि रोजालिंड और सीलिया कहाँ रह रही हैं, क्योंकि वो रोजालिंड और सीलिया को पहचान नहीं सकता, हालांकि सीलिया तो उसकी बेटी है ना, और रोजालिंड उसकी कजिन नहीं नीस है, भतीजी है। अब क्योंकि रोजालिंड होती है गैनीमेड के रूप में और सीलिया होती है एलिना के रूप में, तो वो उनको पहचान नहीं पाता और उन्हीं से पूछता है कि वो कहाँ रह रही हैं दोनों। He hands over a bloody napkin to Rosalind and tells the whole story how Orlando, to keep an appointment with Rosalind, was returning when he spotted a wretched man with overgrown beard waiting to be attacked by a hungry lioness. सर आपने भी बोला ओलिवर की बेटी। नहीं, ओलिवर की नहीं, ड्यूक की थी। हाँ, ड्यूक फ्रेडरिक की थी, सही। ये नहीं जानता उनको, सही बात है, थोड़ा मिक्सअप हो जाता है ना, काफ़ी कैरेक्टर्स हैं। हाँ, वो ड्यूक की बेटी थी ना रोजालिंड, और सीलिया ड्यूक की बेटी थी, हाँ, और रोजालिंड उसकी नीस थी। ओलिवर अब बताता है उसको सारी चीज़ें। पहले तो उसको एक ब्लडी नैपकिन देता है, खून से सना हुआ रुमाल देता है रोजालिंड को, और पूरी स्टोरी बताता है कि किस तरह से ऑरलैंडो जो तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, वो बताता है कि ऑरलैंडो आ रहा था, लेकिन उसने रास्ते में एक रेच्ड मैन को देख लिया। रेच्ड मैन यानी दुष्ट आदमी को देख लिया, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और उस पर एक भूखी शेरनी हमला करने वाली थी। वो कहानी बता रहा है वो। ए स्नेक हैड coiled itself around the miserable man and was waving about his mouth dangerously. When seeing Orlando, it uncoiled itself and slithered away into the bush where the lioness was in waiting. और उसी आदमी को एक सांप ने अपने कोयल में फंसा लिया था। सांप या अजगर जो होता है ना, वो कोयल बना लेता है, कोयल होती है गोल गोल जिसको कहते हैं ना, घुमावदार घेरा बना लेता है और उसको मार देता है ना कस के। तो वो ये कह रहा है कि उस आदमी को एक स्नेक ने पहले तो कोयल कर लिया और वो उसको मारने ही वाला था कि ऑरलैंडो को देख करके वो सांप भाग गया, लेकिन वहीं एक शेरनी भी बैठी थी जो उसको खाने के लिए तैयार थी। ऑरलैंडो रिकॉग्नाइज्ड दैट मैन टू बी हिज ओन इविल ब्रदर। ऑरलैंडो तभी पहचान जाता है कि ये तो उसका वही दुष्ट भाई है, विच हैड प्लॉटेड टू किल हिम, जिसने उसको मारने की भी साजिश रची थी। ओलिवर ने ऑरलैंडो को मारने की कोशिश की थी ना एक बार, जलाने की, वो उसके नौकर बताता है उसको, एडम ने बताया था। He turned away from him twice, but his compassion and love for his brother proved to be more than his hatred. ऑरलैंडो को जैसे ही पता लगता है कि तो मेरा दुष्ट भाई है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, तो वो कोशिश ये करता है कि एक बार उसको ना बचाए, उसके दिमाग में आता है। लेकिन उसका अपने भाई के प्रति जो प्रेम है, कंपैशन और लव था, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हुआ उसकी नफरत के बजाय। तो उसने डिसाइड क्या किया कि बचा ही लेता हूँ। He gave a fight to the lioness and killed it. तो उसने लॉयनेस से साथ लड़ाई की, उसको मार दिया। The episode changed Oliver completely and the two brothers wept in arms and told each other their stories. और इस घटना ने ओलिवर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया और दोनों भाई गले लग के रोए और अपनी अपनी कहानियाँ बताई, क्या क्या हुआ उनके साथ। Orlando did not realize that some part of the flesh from his arm had been bitten away. ऑरलैंडो को उस समय ये नहीं पता लगा कि लड़ाई के दौरान जब वो शेरनी से लड़ रहा था तो उसकी बाजू का कुछ हिस्सा कट गया था, खा लिया था शेरनी ने। एंड द वुंड हैड बीन ब्लीडिंग ऑल दिस वाइल, और इस दौरान खून भी बहता रहा उस घाव से। ही फेंटेड बट टुक द नेम ऑफ रोजालिंड इन हिज अनकॉन्शियस स्टेट। वो बेहोश हो गया, लेकिन अपनी बेहोशी की हालत में वो कौन सा नाम बोल रहा था? रोजालिंड का। On recovering, he sent him there to recount his story to them and beg pardon for not being able to keep his promise. और जब वो थोड़ा रिकवर हुआ तो उसने मुझे भेजा यहाँ पे कि तुम्हारे को आके बताए कि क्या हुआ है उसके साथ, और मेरी तरफ से माफ़ी भी मांग ले कि वो अपना वादा नहीं निभा पाया। कौन सा वादा? आने का, टाइम पे पहुँचने का। Rosalind swoons on hearing this and on coming to senses and realizing the awkwardness of the situation pretends that she actually feigned to lose consciousness. यहाँ पे जब रोजलिंड खून से सना हुआ रुमाल देखती है तो वो बेहोश हो जाती है
और जब वो थोड़ा सा होश में आती है और जब उसको ये पता लगता है कि मैं तो एक लड़का हूँ और एक लड़का कैसे बेहोश हो सकता है छोटी सी चीज़ पे या खून देख करके, तो उसने फिर प्रिटेंड किया, नाटक किया कि मैं तो जानबूझ के बेहोश हुई थी, मैं असल में बेहोश नहीं हुई थी, ताकि कोई उसको शक ना करे भी ये वास्तव में लड़का ही है क्या, क्योंकि लड़के से उम्मीद नहीं होती कि वो खून देख के बेहोश हो जाए। तो उसको भी यही लगा भी ये मैंने क्या किया, मानना जाता है सर। बाकी कई लड़के हो भी जाते हैं बेहोश, ऐसी क्या बात है, लड़कियों से भी गए बीते होते हैं कई बार। शी इज टेकन टू हर कॉटेज विद सीलिया एंड ओलिवर सपोर्ट। तो फिर उसको कॉटेज में ले जाया जाता है सीलिया और ओलिवर की सपोर्ट के साथ। तो ये सारी कहानी ओलिवर ने बताई उसको। द बेसिक गुडनेस ऑफ ऑरलैंडो इन सेविंग हिज वाइल्ड ब्रदर इज री इन्फोर्स्ड। तो यहाँ पे हमें ऑरलैंडो की एक अच्छाई का पता लगता है कि भले ही वो उसका भाई उसके साथ कैसे ही बर्ताव किया हो, ऑरलैंडो ने फिर भी अपने वाइल्ड ब्रदर की हेल्प की। वाइल्ड यानी नीच घटिया आदमी। रोजालिंड्स फेंटिंग इज द ओकेजन ऑफ कॉमिक एंड टचिंग आयरनी एंड एन इंडिकेशन दैट अंडर द ट्रू प्रेशर हर डिस्गाइज बिगिंस टू क्रैक। तो रोजालिंड की जो फेंटिंग थी वो थोड़ा सा एक कॉमिक ओकेजन था वो, और आयरनी भी थी उसमें, और ये इंडिकेशन भी था कि अगर प्रेशर आए तो वो अपने डिस्गाइज को छुपा नहीं सकती। प्रेशर वाली स्थिति में वो अपना डिस्गाइज है, अपना जो भेस बदलने वाला जो है उसका ट्रिक जो है वो शायद क्रैक होने की शुरुआत हो जाती है। क्रैक होने का मतलब वो टूटने लगती है, कमज़ोर होने लगती है उसकी जो नाटक है, एक्टिंग है जो वो। दिस इज़ द ह्यूमनाइजेशन ऑफ रोजालिंड्स कैरेक्टर। तो ये रोजालिंड के कैरेक्टर का ह्यूमनाइजेशन है क्या, कि उसका जो बेसिक जो नेचर है वो सामने आ जाता है। द सीन एम्फेसाइजेस हर ग्रेट फेमिनिटी। इस सीन से हमें उसकी फेमिनिटी का पता लगता है, फेमिनिटी पे जोर पड़ता है। फेमिनिटी का मतलब उसके नारी के जो गुण है वो बाहर आते हैं। इट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ एज वन डीपली इन लव। और इस सीन से हमें ये भी पता लगता है कि वो कितना प्यार करती है, किससे, क्योंकि उसका खून देख के उसको बेहोश हो जाती है वो। क्या हुआ, भावुक। स्लाइट हेजिटेशन ऑन ऑरलैंडोज पार्ट टू सेव हिज इविल ब्रदर ह्यूमनाइजेज हिम। तो जो थोड़ी सी भी हेजिटेशन है ऑरलैंडो के पार्ट से अपने भाई के प्रति जो भी है उसको ह्यूमनाइज कर देती है। चलो आगे पढ़ते हैं। एक्ट 5 सीन 1। द सीन इज सेट इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन एंड टचस्टोन एंड ऑड्रे मेक देयर अपीयरेंस ऑन स्टेज। अब फिर से टचस्टोन एंड ऑड्रे आ जाते हैं सीन पे। इनका भी अफेयर चल रहा है अपना अलग से। टचस्टोन रीअश्योर्स ऑड्रे दैट दे विल बी मैरिड। तो टचस्टोन ऑड्रे को फिर से आश्वस्त करता है कि वो जल्दी शादी कर लेंगे। पहले वाले सीन में शादी होते होते रहेगी थी। क्यों होते रहेगी थी? जो प्रिस्ट था वो थोड़ा डंका नहीं लगा था उनको, जो करवाने आया था शादी। ऑड्रे प्रेजेस द प्रीस्ट सर ओलिवर डिस्पाइट जेकस मॉकरी ऑफ हिम। तो इस बार ऑड्रे उसी प्रीस्ट सर ओलिवर की तारीफ करती है, हालांकि पिछले सीन में जेकस ने उसका मजाक उड़ाया था। टचस्टोन मेक्स फन ऑफ सर ओलिवर एंड स्टेट्स दैट ए कंट्री लैड विलियम लेज क्लेम टू हर। टचस्टोन सर ओलिवर का भी मजाक उड़ाता है और एक बात और कहता है कि कोई एक गांव का लड़का है, कंट्री लैड गांव का लड़का, लैड और लास लड़का और लड़की के लिए प्रयुक्त होते हैं दो शब्द। विलियम एक लड़का है विलियम जो उस पर क्लेम करता है, यानी टचस्टोन को कहीं से पता लगता है कि ऑड्रे का कहीं और अफेयर चल रहा है। किसके साथ है? गांव का लड़का विलियम। ऑड्रे डिनाइज दैट ही हैज़ एनी क्लेम अपॉन हर। ऑड्रे कहती कि नहीं, मेरे पर कोई क्लेम नहीं करता। क्लेम करने का मतलब दावा करना, शादी करने का या प्रेम करने का। When William enters, Touchstone welcomes him and expresses his pleasure to see a clown, but in his inimitable style makes a bold face and rebukes him. तभी वहाँ विलियम आता है, टचस्टोन उसका वेलकम भी करता है, लेकिन वेलकम करने के साथ साथ वो उसको अपने ही स्टाइल में उसको रिब्यूक भी करता है। रिब्यूक का मतलब उसको डांटता भी है, उसका धमकाता भी है। He threatens him to get out of Audrey's way or else he has 100 ways to do away with him. वो विलियम को थोड़ा धमकी दे के कहता है कि तुम ऑड्रे के रास्ते से हट जाओ, वरना उसके पास सैकड़ों तरीके हैं तुमसे छुटकारा पाने के। तो टचस्टोन्स टोन इन हिज हैंडलिंग
विलियम इज कॉमिक एंड एक्सजरेटेड। तो टचस्टोन जिस तरीके से विलियम को हैंडल करता है वो थोड़ा एक कॉमिक सा तरीका है और एक्सजरेटेड भी है। एक्सजरेटेड का मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण है, जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं बातें। हिज स्पीच इज मार्क्ड बाय कोर्टली विट थ्रू दो ही हैज़ फ्लैट द कोर्ट एंड रिब्यूक्स द मैनरिज्म ऑफ द कोर्ट। अब उसकी जो स्पीच है टचस्टोन की, उसमें कोर्ट की विट झलकती है साफ। उससे उसकी स्पीच से पता लग जाता है कि ये कोर्ट में रहने वाला आदमी है। हालांकि वो खुद कोर्ट को रिजेक्ट कर देता है, कोर्ट की भाषा को और कोर्ट के मैनर्स को वो पसंद नहीं करता है। वैसे ये उसकी एक डायलॉग है, ये अपने आगे करेंगे बाद में। एक्ट 5 सीन 2। Orlando and Oliver have made up for their earlier quarrel, and Orlando is little surprised to find his brother fall in love with Celia so quickly, and more surprised to find that she has also consented to it. अब यहाँ एक जोड़ी और बन गई है ऑरलैंडो के भाई ओलिवर की, किसके साथ? सीलिया के साथ। तो ऑरलैंडो और ओलिवर ने अपनी quarrel को मेड अप कर लिया है। मेड अप करने का मतलब सुधार लिया है अपनी लड़ाई को। और ऑरलैंडो इस बात से बड़ा सरप्राइज है कि उसके भाई को भी प्यार हो गया है और सीलिया से प्यार हो गया है, और इतनी जल्दी प्यार हो गया है। और उसको और हैरानी इस बात की होती है कि सीलिया मान भी गई है। सीलिया ने कंसेंट भी दे दिया है अपना। कंसेंट का मतलब सहमति दे दी है। ओलिवर रिक्वेस्ट हिम नॉट टू क्वेश्चन द हेस्टीनेस ऑफ द रिलेशनशिप। ओलिवर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी रिलेशनशिप पे क्वेश्चन ना करे। भाई हमारा रिलेशनशिप अच्छी है, हालांकि हेस्टीनेस थी इसके अंदर, जल्दबाजी में हो गया, बड़ी जल्दी प्यार हो गया, इकरार हो गया, लेकिन कोई क्वेश्चन मत करो। बट टू जॉइन हिम इन हिज हैप्पीनेस, बल्कि वो कहता है कि तुम हमारी हैप्पीनेस को ज्वाइन करो। एंड प्रे दैट दे माइट बी मैरिड, और ये भी प्रार्थना करो कि वो शादी भी कर लें। He also reveals to Orlando his mind to stay back in the forest and bestow his share of property also upon him. और वो ये भी उसको बताता है कि उसके माइंड में अब क्या है। वो कहता है कि अब हम जंगल में ही रहेंगे और मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी का हिस्सा भी दूंगा। Orlando is happy in his brother's happiness and asks him to get himself and Celia ready for the wedding. अब Orlando बड़ा खुश होता है कि उसका भाई खुश है तो वो भी खुश है, और उसको कहता है कि सीलिया के साथ शादी करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। एंड ही वुड इनवाइट द ड्यूक सीनियर टू द वेडिंग, और वेडिंग में वो किसको बुलाएंगे? उसको भी बुलाएंगे। रोजालिंड एंटर्स एंड इन हर रिपार्टी टीजीज ऑरलैंडो। अब रोजालिंड आती है और वो अपनी रिपार्टी में ऑरलैंडो को टीज करती है। रिपार्टी होती है हाजिर जवाबी, जब कोई तुरंत जवाब देता है ना किसी चीज़ का। तो और रोजालिंड क्योंकि बड़ी विट्टी पर्सन थी तो उसके पास बातों की कमी नहीं थी, तो वो अपनी बातों से ऑरलैंडो को छेड़ती है, थोड़ा टीज करती है। एंड वाइल पुलिंग हिज लेग जॉइंस ऑरलैंडो इन हिज ओपिनियन दैट द लव बिटवीन सीलिया एंड ओलिवर केम ऑफ विद ग्रेट स्पीड एंड इक्वेट्स द सडननेस ऑफ इट विद द फाइटिंग ऑफ टू रैम्स एंड सीजर्स ब्रैग आई केम आई सो एंड आई कंकर्ड। तो इस पूरी लाइन में ये बताया है कि वो दोनों मजाक भी उड़ाते थोड़ा थोड़ा उनके प्यार का। किसके प्यार का? ओलिवर और सीलिया के प्यार का, कि इतनी जल्दी प्यार भी हो गया और बात शादी तक पहुंच गई, दोनों मान भी गए। वो तो कोई दो भेड़ों की लड़ाई के साथ उसकी तुलना करती है। टू रैम्स, रैम होता है भेड़, नर भेड़, और मादा भेड़ को क्या कहते हैं? यू, EWE, यू। हाँ, और सीजर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है एक प्ले में, आई केम आई सा आई कॉन्कर्ड। तो उस डायलॉग को भी इस्तेमाल करती है कि तो वही बात हो गई जैसे सीजर ने बोला था, मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत भी लिया। तो वो वैसी सी बात थी ना, वो तुरंत एक दूसरे से मिले। लव एट फर्स्ट साइट वाले एग्जाम्पल है ना कई इसमें, तो इसको अपने उसी में ऐड कर सकते हैं। ऑरलैंडो फील सैड टू लुक एट हिज पॉवर्टी ऑफ लव। ऑरलैंडो अब दुखी होता है क्योंकि उसका प्यार अभी उससे मिला कहाँ है। उसको तो वो रोजालिंड मिली नहीं अभी। वो जिससे बात कर रहा है वो कौन है? गैनीमेड। उसने अभी राज खोला नहीं है अभी तक। तो ऑरलैंडो सोच रहा है कि मैं कब तक इस लड़के से काम चलाऊंगा। लड़का बना हुआ ना वो तो उसी को रोजालिंड मानना पड़ रहा है उसको, क्योंकि गैनीमेड ने कहा था भी तेरी शर्त है, मुझे रोजालिंड मान के प्यार करना है। अब वो सोच रहा है कि इस लड़के को मैं कब तक अपनी रोजालिंड मानूं। वाइल हिज ब्रदर विल बी मैरिड द नेक्स्ट डे। अब उसके भाई की तो अगले दिन शादी हो रही है,
और उसकी रोजालिंड का कोई अता पता नहीं है। ही विल बी bereft ऑफ हिज लेडीज लव, वो अपनी लेडी के लव से वंचित रहेगा। ओ हाउ बिटर ए थिंग इज टू लुक इन टू हैप्पीनेस टू अनदर मैन्स आई, तो वो एक बात कहता है कि दूसरे व्यक्ति की आंखों से खुशी देखना कितना बुरा लगता है। Rosalind comes to Orlando's consolation and says that it is the time they should take her seriously and that she is possessed with some magical powers. अब रोजालिंड देखती है कि ऑर्लैंडो बड़ा उदास हो रहा है, तो वो उसको कंसोलेशन के लिए आगे आती है और वो कहती है कि अब समय आ गया कि हम थोड़े सीरियस हो जाएं। और वो कहती है कि मेरे पास कुछ मैजिकल पावर्स भी हैं, मेरे पास जादुई शक्तियाँ, मैं रोजालिंड को ले आऊँगी, वो है ही तो खुद ही वो। शी assures him that as his brother marries Celia he would marry रोजालिंड, और वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, जिस दिन तुम्हारे भाई की शादी होगी सिलिया से, उसी दिन तुम्हारी भी शादी होगी रोजालिंड से। इन द मीनवाइल फीबी एंटर्स विद सिल्वियस एंड एक्सप्रेसेस हर डिसप्लेजर टू रोजालिंड फॉर हैविंग रिवील्ड द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। तभी फीबी आ जाती है सिल्वियस के साथ और वो रोजालिंड के प्रति नाराजगी व्यक्त करती है, डिसप्लेजर व्यक्त करती है। किस बात के लिए कि उसने जो लेटर लिखा था रोजालिंड को, उसकी कंटेंट उसने सिल्वियस को क्यों बता दी। क्योंकि जब सिल्वियस लेटर लेके आता है ना फीबी का रोजालिंड के लिए यानी गैनीमेड के लिए, तो वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ती है, सारा कुछ सुना देती है कि क्या क्या लिखा है। वो अपने सीन आगे करेंगे एक्सप्लेनेशंस में किस तरह से वो साथ में हंसी मजाक भी करते हैं। सिल्वियस कुछ ही सोचता है क्या लिखा होगा, लिखा कुछ और ही होता है, तो सारा लेटर बोल बोल के पढ़ती है कि अच्छा अच्छा ये लिखा है ये लिखा है। तो सिल्वियस को भी सुनाती है, वो सिल्वियस को थोड़ा गुस्सा भी आता है, भी मेरी प्रेमिका किसी और के प्रति प्रेम का इजहार इस तरह से कर रही है। तो ये बात जब उसको पता लगती है ना फीबी को कि भाई वो तो एक सीक्रेट चीज़ होती है लेटर, तो तुमने उसको क्यों बता दिया सारी चीज़ में क्या लिखी थी। एंड बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ अनदर चेस्टाइजमेंट एट हर हैंड्स। तो रोजालिंड जो है वो एक आलोचना का शिकार होती है वहाँ पे। चेस्टाइजमेंट का मतलब आलोचना का शिकार होना। आफ्टर टेकिंग एन एंडोर्समेंट फ्रॉम एवरीवन एज टू हु लव्स होम रोजालिंड प्रोमिसेस दैट शी वुड टाई द लूज एंड्स द नेक्स्ट डे। अब रोजालिंड सभी से सहमति ले लेती है कौन किससे प्यार करता है, सभी को मतलब सेट कर देती है, जोड़ियाँ बना देती है, और वो कहती है कि अगले दिन हम सभी को टाई कर देंगे यानी बांध देंगे यानी शादी कर देंगे। शी वुड ले टू रेस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड डिस्कॉर्ड। उसका कहने का मतलब है कि वो सारी समस्याओं का हल कर देगी। दो समस्याएं तो उसके हाथ में ही है ना, एक तो फीबी वाला, एक ऑर्लैंडो वाला, वो तो उसके साथ ही है। ऑफ द मैनी लव एट फर्स्ट साइट द लव ऑफ ओलिवर एंड सीलिया इज द फाइनल एग्जाम्पल ऑफ द प्ले। तो इस प्ले में हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिसमें लव एट फर्स्ट साइट होता है। उसके अंदर यहाँ इस सीन में हमें मिलता है ओलिवर और सीलिया का। The conclusion of the scene, like the beginning, contains highly artificial diction and ornate delivery. तो इसका जो conclusion है सीन का वो बड़ा ही artificial diction है उसकी। diction का मतलब जो words यूज़ किए गए हैं वो language, ornate हैं। ornate का मतलब words जो हैं बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे यूज़ किए गए हैं, अलंकारिक word हैं। Rosalind towards the end of the scene begins to talk in sober meanings and this sobriety प्रिपेयर अस फॉर द सोलमिनिटी ऑफ द लास्ट सीन। तो इस सीन से हमें ये पता लगता है कि जो आने वाला सीन है ना वो थोड़ा सीरियस होने वाला है, क्योंकि रोजालिंड ने संकेत दे दिए थे कि आने वाले सीन के अंदर सब कुछ सेट हो जाएगा। इन विच द लवर्स आर फाइनली यूनाइटेड। तो अगले आने वाले सीन में सारे लवर जो हैं वो यूनाइटेड हो जाएंगे। ये छोटा सा सीन है, ये लास्ट पढ़ लेते हैं आज। एक्ट 5 सीन 3। टचस्टोन अनाउंसेस दैट ऑड्रे एंड ही विल बी मैरिड द नेक्स्ट डे। इस सीन में टचस्टोन और ऑड्रे शादी की सेटिंग कर रहे हैं, अगले दिन वो कहते हैं हम शादी कर लेंगे। एंड इट कम्स टू ऑड्रेज ग्रेट सेटिस्फैक्शन, और ऑड्रे को बड़ा संतोष मिलता है इससे। 2 ऑफ द ड्यूक्स पेजेस एंटर एंड सिंग ए सॉन्ग। तभी वहाँ ड्यूक के 2 पेज आते हैं और वो गाना गाते हैं। पेज मतलब हाँ दूत टाइप कुछ कह सकते हो, अब जो उसके अटेंडेंट होते हैं ड्यूक के। इट वॉज ए लवर एंड हिज लास, ये गाने का नाम है। द सॉन्ग सूट्स द सिचुएशन, गाना सिचुएशन के हिसाब से ही होता है। इट इज़ फॉलोड बाय सम पनिंग बिटवीन टचस्टोन एंड द पेजेस। और इसके बाद टचस्टोन और उनके पेजेस के बीच में बात होती है, वो बात बड़ी पनिंग होती है, डबल मीनिंग वाले, अलग अलग मतलब निकलते हैं, जो चाहे आप ले सकते हो। सो टचस्टोन एंड ऑड्रे कंटिन्यू द मैरिज थीम फॉर लास्ट बट वन टाइम। तो टचस्टोन और ऑड्रे की जो मैरिज थीम है वो जारी रहती है, लास्ट टाइम होती है बस ये।
द सॉन्ग प्रेजेंटेड बाय द ड्यूक्स पेजेस इज वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट वेल नोन सॉन्ग ऑन लव इन स्प्रिंग टाइम। तो ये बड़ा ही फेमस सॉन्ग है, ये अपने आगे करेंगे डिटेल में। द रोमांटिक टोन वंस अगेन डज नॉट रिमेन अनअलॉयड एज द सॉन्ग इज सक्सीडेड बाय टचस्टोन्स क्रिटिसिज्म ऑफ इट। सॉन्ग हालांकि बहुत अच्छा होता है, रोमांटिक होता है, लेकिन बाद में जब गाना खत्म हो जाता है टचस्टोन इसकी आलोचना करता है। ओके